There's someone standing in front of you. He's talking to you. What's he saying? He's got your baby. 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 हे पीप, কেমন আছো তোমরা? सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंसीडियस चैप्टर 2 के बारे में, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी और क्रिटिक्स द्वारा भी इसे ठीक ठाक रिस्पांस मिले थे। नाउ अगर आपने हमारे इंसीडियस चैप्टर 1 वाले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लो, ताकि आपको आज की हमारी ये वीडियो समझने में आसानी हो। मैं चैप्टर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन कर दूंगा। सो दोस्तों, जैसा कि हमने इंसीडियस चैप्टर 1 के लास्ट सीन में देखा था कि जॉश डेल्टॉन को आत्माओं की दुनिया से वापस तो ले आता है, बट उसके साथ साथ एक बूढ़ी औरत की आत्मा भी हमारे इस दुनिया में चली आती है और एलिजे को मार डालती है। नाउ इंसीडियस चैप्टर 2 की कहानी अब यही से शुरू होती है। सो फॉर नाउ वक्त को और ज़ाया ना करते हुए विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। सो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जो कि 1986 की थी। यहाँ हम यंग जॉश को देख पाते हैं, जिसके पास डेल्टॉन जैसे सोते हुए अपने बॉडी से निकलने की खूबियाँ थी, बट इसी खूबी के चलते जॉश के पीछे एक बूढ़ी औरत की आत्मा पड़ जाती है। नाउ जॉश की हेल्प के लिए उसकी मॉम लॉरेन कार्ल नाम के एक आदमी को बुलाती है, जो कई सारे जॉश के पिक्चर के मदद से उस काली आत्मा की पिक्चर भी कैद कर लेता है। बट कार्ल को आगे ये समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो अपनी एक डिमोनोलॉजिस्ट फ्रेंड एलिजे रेनियर को जॉश को देखने के लिए बुलाता है। एलिजे उधर आके जॉश को हिप्नोटाइज कर देती है, जिससे इन्हें जॉश के नींद में अपने बॉडी से निकलने की बात पता चलती है और वो समझ जाते हैं कि अगर जॉश नींद में अपने बॉडी से निकलना छोड़ दे तो वो बूढ़ी औरत की आत्मा भी जॉश का पीछा छोड़ देगी। इसलिए लॉरेन, कार्ल और एलिसे मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो एलिजे के इसी हिप्नोटाइज और जॉश के खूबियों के मदद से उसकी याददाश्त मिटा देंगे, जिससे उसे उसकी एबिलिटीज के बारे में कुछ याद ना रहे और वो अपने बॉडी से बाहर ना निकले और आत्माओं से कांटेक्ट ना कर पाए। होता भी कुछ ऐसा ही है। एलिसे जॉश की उस वक्त की याददाश्त मिटा देती है, जिससे जॉश उस बूढ़ी औरत के काले साए से आज़ाद हो जाता है और दोबारा जॉश के साथ और कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती। वेल नाउ यहाँ से सीन शिफ्ट होकर 25 साल बाद यानी कि प्रेजेंट में स्टार्ट होती है, जहाँ इंसीडियस चैप्टर 1 खत्म हुई थी। वेल यहाँ हम देखते हैं कि एलिजे के डेथ के सिलसिले में एक पुलिस ऑफिसर रेने से इंटेरोगेशन कर रहा होता है, जहाँ एज यूजुअल पुलिस ऑफिसर को भूत प्रेत पे बिल्कुल बिलीव नहीं होता और उसे जॉश पे शक रहता है। पुलिस रेने को बोलता है कि 2 दिन बाद जॉश के फिंगरप्रिंट और एलिजे के गले से मिले फिंगरप्रिंट के निशान उन्हें मिल जाएंगे, तब वो कॉल करके इसके बारे में रेने को इन्फॉर्म कर देंगे। सो नाउ एलिजे के डेथ के इंटेरोगेशन की वजह से रेने, जॉश और उनकी पूरी फैमिली जॉश की मॉम लॉरेन के घर में शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि वो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रह सके। बट हम व्यूअर्स देखते हैं कि इस घर में भी सेम पहले जैसी घटनाएं होना शुरू हो जाती है, जिन्हें रेने सबसे पहले नोटिस करती है। नाउ रेने ये सारी चीज़ें जॉश को बताती है, बट जॉश उन बातों को नहीं मानता और रेने को पुरानी बातें भुलाने के लिए बोलता है। यहाँ दूसरी तरफ एलिजे के हेल्पर्स स्पेक्स और टकर एलिजे के घर जाते हैं, जहाँ उन्हें जॉश की वही 1986 वाली बचपन की वीडियो टेप मिलती है, जिसे एलिजे और कार्ल ने रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो टेप में स्पेक्स और टकर को जॉश के पीछे एक इंसान खड़ा दिखाई देता है, जिसे जॉश हाथों से इशारा कर एक डायरेक्शन की तरफ दिखा रहा होता है। ना उसी दिन रात को लॉरेन को डेल्टॉन के कमरे में एक सफ़ेद ग्राउंड में एक औरत दिखाई देती है और लॉरेन भी ये सारी बातें जॉश को बताती है, बट अगेन जॉश इन बातों पे बिलीव नहीं करता और अजीब सा बिहेव करता है। नाउ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में रेने को पुलिस का कॉल आता है एंड अनएक्सपेक्टेडली वो बोलते हैं कि जॉश के फिंगरप्रिंट्स और एलिजे के गले से मिले फिंगरप्रिंट्स के निशान एक दूसरे से मैच नहीं करते, जबकि हमने खुद चैप्टर 1 के लास्ट सीन में जॉश को एलिजे का गला दबा के मारते हुए देखा था।
एनीवेज, रेने इस खबर से बहुत खुश होती है, बट तभी उसे केली के रोने की आवाज़ें आती है। रेने केली के कमरे में जाकर देखती है कि केली वहाँ नहीं है। रेने केली को पूरे घर में ढूंढने लगती है और तभी वहाँ वही सफ़ेद ग्राउंड में वो औरत रेने के सामने अचानक से आ जाती है और रेने पे हमला कर देती है, जिससे रेने को बहुत चोट आती है और वो वही बेहोश हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ लॉरेन स्पेक्स और टकर से मिलती है और ये तीनों काल को बुलाते हैं ताकि काल एलिजे से कांटेक्ट कर लॉरेन की फैमिली की मदद कर पाए। काल वर्ड डाइस के मदद से एलिजे से कांटेक्ट करता है, जहां उन्हें ये हिंट मिलता है कि उन्हें आवर लेडी ऑफ एंजल्स हॉस्पिटल में जाना चाहिए, जहां उन्हें उनके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एंड कोइंसिडेंटली जॉश की माँ लॉरेन बहुत पहले इसी हॉस्पिटल में काम किया करती थी। हॉस्पिटल में आईसीयू के कमरे में जाकर लॉरेन को एक पुरानी घटना याद आ जाती है। लॉरेन बताती है कि बहुत पहले इसी आईसीयू में एक बूढ़ा पेशेंट एडमिट था जिसका नाम पार्कर क्रेन था, क्योंकि पार्कर ने खुद को इम्पोर्टेंट अर्थात नपुंसक बनाने की कोशिश की थी। नाउ उसी दौरान एक दिन छोटा जॉश अपने मॉम के साथ हॉस्पिटल जाता है, जहां पार्कर क्रेन अचानक ही जॉश पे हमला कर देता है। बट फिर इसके 2 दिन बाद लॉरेन को पता चलता है कि पार्कर ने पिछले दिन सुबह उसी हॉस्पिटल के छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस कहानी को सुन कार्ल, स्पेक्स, टकर और लॉरेन पार्कर क्रेन के घर जाते हैं। उस घर में जाकर उन्हें वहाँ एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसमें व्हाइट ग्राउंड में कई सारी लड़कियों की लाशें थी। वहाँ एक ब्लैक वेडिंग ड्रेस और कई सारे पेपर्स के कटआउट भी थे, जिसमें किसी द ब्लैक ब्राइड के बारे में आर्टिकल्स लिखे हुए थे। उन आर्टिकल्स में लिखा था कि कोई आदमी लड़कियों की तरह ब्लैक वेडिंग ड्रेस में लोगों को किडनैप कर उन्हें मार डालता था। लॉरेन को वहाँ पार्कर के घर में एक तस्वीर भी दिखती है जिसमें हम उसी व्हाइट ग्राउंड वाली औरत को देख पाते हैं, जिसे लॉरेन और रेने ने अपने घर में इससे पहले भी देखा था। नाउ अब काल को समझ आता है कि तब से डाइस वर्ड के द्वारा ये लोग एलिजे से नहीं बल्कि उसी व्हाइट ग्राउंड वाली औरत से बात कर रहे थे, और ये औरत और कोई नहीं बल्कि उसी बूढ़े आदमी पार्कर क्रेन की माँ थी। दोस्तों, दरअसल इन्होंने सीक्रेट रूम में जिस आदमी के बारे में पढ़ा जो ब्लैक वेडिंग ड्रेस में लोगों को किडनैप कर उन्हें मार रहा था, वो और कोई नहीं बल्कि पार्कर क्रेन था। एंड हेयर वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जॉश के 8 साल की उम्र में जिस बूढ़ी औरत ने जॉश को तंग किया था वो पार्कर क्रेन ही था। और तो और जॉश जब आत्माओं की दुनिया में डाल्टन को छुड़ाने गया था तब जॉश की रूह उधर ही रह गई थी, और वो बूढ़ी औरत मतलब पार्कर क्रेन की आत्मा जॉश के आत्मा की जगह जॉश के शरीर में आ गई थी। मतलब शुरुआत से जो जॉश इनके साथ रह रहा था वो असली जॉश नहीं बल्कि पार्कर क्रेन था। नाउ सारी बातों को समझने के बाद लॉरेन रेने को कॉल करके सारी चीज़ें समझाती है और तुरंत ही बच्चों को लेकर निकल जाने को बोलती है। नाउ रेने के घर से जाने के बाद कार्ल, स्पेक्स और टकर जॉश से मिलने जाते हैं ताकि वो उसे इंजेक्शन से बेहोश कर पार्कर की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल सके। बट होता इसका उल्टा है। जॉश मतलब पार्कर क्रेन इन तीनों को ही घायल कर एक रूम में लॉक कर देता है। नाउ यहाँ दूसरी तरफ रेने और लॉरेन रात को घर में ये सोचकर वापस चले आते हैं कि कार्ल ने अभी तक सब ठीक कर दिया होगा। बट जैसे ही ये लोग घर के अंदर जाते हैं, जॉश लॉरेन को एक कमरे में बंद कर देता है और रेने का गला दबा के मारने की कोशिश करता है। बट रेने एट एनी हाउ जॉश को एक बैट से मार बच्चों को लेकर घर के बेसमेंट में छुप जाती है। नाउ बेसमेंट में जाकर डेल्टन रेने को बोलता है कि जिस तरह जॉश ने डेल्टन को अगले बार आत्माओं की दुनिया में वापस लेने गया था, इस बार वो भी जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ आत्माओं की दुनिया में फंसे जॉश के पास काल की आत्मा आ पहुंचती है उसकी मदद करने के लिए, और ये दोनों एलिजे की आत्मा को ढूंढने लगते हैं। एलिजे की आत्मा इन्हें जॉश के पुराने घर में मिलती है और उसके बाद ये तीनों पार्कर क्रेन के घर जाते हैं। नाउ दोस्तों, इन सीन्स के दौरान यहाँ हमें काफ़ी सारी छोटी छोटी डिटेलिंग्स दिखाई गई है जो इंसीडियस चैप्टर 1 को इंसीडियस चैप्टर 2 से जोड़ती है। बट मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स को ही बता रहा हूँ ताकि वीडियो अननेसेसरी ज़्यादा लंबी ना हो जाए। नाउ एलिजे, जॉश और कार्ल तीनों मिलकर पार्कर के घर पहुँचते हैं, जहाँ इन्हें पार्कर का बचपन देखने को मिलता है। ये लोग देखते हैं कि पार्कर की माँ
पार्कर को एक लड़कियों का ड्रेस पहनाकर उसे डांट रही थी और उसे बोल रही थी कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है और उसका नाम पार्कर नहीं बल्कि मैरिलिन है। एक्चुअली दोस्तों, पार्कर के डैड इन्हें छोड़कर बहुत पहले चले गए थे, जिसके वजह से पार्कर की मॉम का दिमागी संतुलन खराब हो गया था। इसलिए वो अपने हस्बैंड की दी हुई कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं रखना चाहती थी और इसीलिए ही वो पार्कर के जेंडर से लेकर नाम तक हर चीज़ बदलना चाहती थी। और मरने के बाद भी वो पार्कर से जुड़ी रही और पार्कर एक लड़कियों का ड्रेस पहनकर वो सारे खून करता रहा। वेल नाउ अब पार्कर की माँ इन तीनों को वहां देख लेती है और वो गुस्से में आकर जॉश पे हमला कर देती है। पार्कर की माँ जॉश का गला दबा के लिटरली उसे मारने ही वाली होती है कि तभी एलिजे एक चेयर से पार्कर की माँ पे हमला कर देती है। एलिजे चेयर से मार मार कर पार्कर की माँ को बेहद कमजोर कर देती है, जिससे पार्कर की मॉम वहां से गायब हो जाती है। नाउ एलिजे जॉश और कार्ल को अब वहां से अपने शरीर में वापस लौट जाने को बोलती है और खुद वही रुक जाती है क्योंकि एलिजे फर्स्ट पार्ट में ही मर चुकी थी, सो उसका शरीर अब जीवित नहीं था, इसलिए वो लौट नहीं सकती थी। यहाँ दूसरी तरफ पार्कर की आत्मा भी कमजोर पड़ जाती है और जॉश के शरीर से निकल जाती है क्योंकि पार्कर की आत्मा उसकी माँ की आत्मा से जुड़ी हुई थी और उसकी माँ पे एलिजे के हमला करने की वजह से दोनों ही बेहद कमजोर हो चुके थे। वेल नाउ इन दिस साइड जॉश और कार्ल को वापस अपने शरीर तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, बट तभी डेल्टॉन की आत्मा उधर आती है जो नींद में सो के अपने शरीर से बाहर निकल जॉश को लेने आया था। वेल डेल्टॉन इन्हें रास्ता दिखाते हुए उसी रेड दरवाजे से वापस इस दुनिया में इन्हें अपने शरीर में ले आता है और फाइनली जॉश आत्माओं की दुनिया से इस दुनिया में वापस चला आता है। वेल नाउ रियल वर्ल्ड में वापस आने के बाद कार्ल हिप्नोटिज्म के मदद से अगेन जॉश और डेल्टॉन की आत्माओं की दुनिया से कांटेक्ट करने की खूबियों को भुला देता है ताकि इन फ्यूचर इन्हें और कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। नाउ इन द एंड स्पेक्स और टकर एक फैमिली को विजिट करने जाते हैं जहां एक लड़की के साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही थी। वेल नाउ यहाँ सरप्राइजिंगली एलिजे की आत्मा भी उस लड़की को देखने आती है और जब एलिजे उस लड़की के पीछे देखती है तो वो बेहद घबरा जाती है और वो बोलती है ओ माय गॉड, और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। नाउ एलिजे की आत्मा ने उस लड़की के पीछे ऐसा क्या देखा और एक्चुअल में उस लड़की के साथ क्या क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी, ये हमें इंसीडियस चैप्टर 3 में पता चलेगा, जिसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी ले आऊँगा। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के संग शेयर ज़रूर करें। एंड अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो और इस चैनल पे नए हो तो नीचे उस लाल वाले बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में उस घंटे को भी बजा दे ताकि इस चैनल से ऐसी ही रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते, सो कर दो ना प्लीज़, वरना माता रानी पाप लगाएगी। नाउ कम टू द टुडे शाउट आउट। तो आज का हमारा शाउट आउट जाता है पीएसपी शर्मा को, जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो के सवाल के सही जवाब को सबसे पहले दिया। सो टुडे शाउट आउट गोज टू पीएसपी शर्मा। नाउ आज का हमारा शाउट आउट सवाल यह है कि मैंने इस वीडियो में कितनी बार कार्ल नाम का उपयोग किया है। आपको इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। नाउ तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्प अदर्स, स्प्रेड लव एंड पीस।